अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज हम पढ़ेंगे जी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज। कोकब मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर है जी। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड यूट्यूब लिंक इज विजिबल देयर, सो यू कैन यूज एनी ऑफ दीज मीडियम टू कॉन्टैक्ट मी। इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड इंटेंसिव स्ट्रेटजी, जिसमें हमने बात की थी मार्केट पेनिट्रेशन की, मार्केट डेवलपमेंट की एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट की। तो ये उसी की कंटिन्यूशन में है। इसी से आगे आता है हमारे पास जी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। अब डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन ये होता है कि जी देखें, जब वर्ड डाइवर्स मीन, डाइवर्स किसे कहते हैं? ब्रॉडन करना, किसी एक्सपैंड करना, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर जाना। तो ये कितनी किस्म की स्ट्रैटेजीज होती हैं जब ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑपरेशंस को ब्रॉडन करती है? तो क्या करती है वो? दो तरह की डाइवर्सिफिकेशन कर लेती है। एक है जी रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन और दूसरी है अनरिलेटेड। सो लेट्स डिस्कस दीज टू वन बाय वन। रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है जी? जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, ऐसे अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड करना कि जो आपके एग्जिस्टिंग ऑपरेशन के साथ कुछ ना कुछ ताल्लुक़ रखते हों। बिजनेस आर सेड टू बी रिलेटेड व्हेन देयर वैल्यू चेन प्रोसेसेस कंपैरेटिवली वैल्यूएबल क्रॉस बिजनेस स्ट्रेटेजिक फिट्स, राइट। मोस्ट कंपनीज फेवर दी रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। यानी इसको मैं सादा लफ्ज़ों में समझाता हूँ। ये क्या चीज़ है? मिसाल के तौर पे आप एक बिज़नेस कर रहे हैं और आप एक और बिज़नेस में जाना चाहते हैं जो इस एग्जिस्टिंग बिज़नेस से मिलता जुलता है। लाइक फॉर एग्जांपल, आप प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, ठीक है। आप प्रॉपर्टी बेचते हैं और ख़रीदते हैं, आपकी फ़र्म जो है वो प्रॉपर्टी है। लेकिन आप साथ साथ कंस्ट्रक्शन का भी अगर काम कर दें तो आपको फ़ायदा होगा। अगर फर्म इससे दूसरी इंडस्ट्री में चली जाती है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में चली जाती है, यानी तो फिर हम क्या कहते हैं? ये रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है। इसी तरह एक यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी ने जो है वो कुछ स्कूल्स भी खोल लिए हैं। तो वो क्या होगा कि अब उन ये रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा कि स्कूल्स का जो ग्रेजुएट पास आउट है वो उसी को आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी दे देते हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल के जो ग्रेजुएट्स हैं उनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन। इसी तरह और बहुत सारी हैं। मिसाल जो है वो आप देख लें, कोई वीट है, एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स में, फार्मिंग है, तो साथ में उन्होंने फैक्ट्री लगा ली। इसी तरह कोई जूसेस की या इस किस्म की, तो फ्रूट्स भी उधर ग्रो कर रहे हैं एग्रीकल्चर में और इधर फैक्ट्री लगा के फ्रूट्स बेच रहे हैं, या उधर से गंदम प्रोड्यूस कर रहे हैं और इधर जो है साथ में आटा बना रहे हैं। तो ये रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है। यानी कहीं ना कहीं उनको एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ बेनिफिट दे रही है, उसका रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, या उनका जो है वो कोई ना कोई प्रोसेस चेंज जो है वो उसके अंदर है। जैसे पेप्सी ने आप देखें, उसने क्या किया कि पहले पेप्सी के पास पानी नहीं था, मिनरल वाटर, तो उन्होंने मिनरल वाटर शुरू कर दिया। तो आप देखें, वही कंपनियाँ, वही दुकानें, वही सब कुछ है। तो जहाँ पे उनका पेप्सी गाड़ी जा रही होती है, तो जहाँ पे 10 करोड़ बोतलों के हैं तो वहाँ 2 करोड़ 3 करोड़ जो हैं वो पानी की बोतलों के भी ले जाएंगे, वही दुकानदार है। तो वो चेन, वैल्यू चेन प्रोसेस जो है वो सेम यूज़ हो जाता है, तो इससे उनको बचत हो जाती है। ठीक है जी। कहाँ होते हैं ये? तो बस मैंने आपको बता दी, जहाँ अगर नो ग्रोथ हो या स्लो ग्रोथ हो तो रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन पे चले जाते हैं। जब रिलेटेड प्रोडक्ट में जाते हैं तब जब हमें लगे कि इससे हमें बड़ा कुछ सिग्निफिकेंटली फ़ायदा हो रहा है, या हमें क्या आ रहा है? ऑफर्ड हाईली कंपेटिटिव प्राइसेस, या वहाँ पे अच्छे प्राइसेस मिल रहे हैं, ठीक है। और या फिर क्या है? बट प्रोडक्ट्स हैव सीजनल सेल्स लेवल काउंटर बैलेंस और एग्जिस्टिंग पी ड्राइव। उसमें यह है कि बाज़ औक़ात आपके पास जो हैं वो ऐसे एरियाज़ में भी हम टाइम पे भी कर लेते हैं जब हमें सीजनल फ़ायदे मिल सकते हैं। यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन अगर पीक पे है या डाउन में है, तो वो जो ऊपर नीचे का जो प्रॉफिट कम ज़्यादा होता रहता है, हम ऐसे प्रोडक्ट्स को सीजनल सेल से भी कवर कर सकते हैं। तो ऐसे सूरत में भी हम रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। व्हेन ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट्स आर करंटली इन द डिक्लाइनिंग स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, अगर ऑर्गेनाइजेशन की करंट प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन कर रही हैं, तो वो क्या करते हैं? वो फिर डाइवर्सिफिकेशन पे चले जाते हैं। तो ये मैंने आपको बहरहाल बता दिया कि रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में ऑर्गेनाइजेशन मेरे को जब ये लग रहा है कि उसकी सेल्स कम हो रही है, या कहीं दूसरी प्रोडक्ट से ज़्यादा फ़ायदा आ रहा है, या उस मार्केट में ज़्यादा फ़ायदा है उस इंडस्ट्री उसके अंदर, या उसका वैल्यू चेन और हमारा जो है वो सेम है, तो हमें कम एक्सपेंस में वहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा, तो ये रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन पे चले जाते हैं। अब एक है जी अनरिलेटेड। रिलेटेड तो समझ में आ रहा है कि वो सेम वैल्यू चेन है, या एक रॉ मटेरियल दूसरा रॉ मटेरियल, एक का रॉ मटेरियल है वो एक की आउटपुट जो है दूसरे की रॉ मटेरियल बन रही है। लेकिन अनरिलेटेड है, दो ऐसी बिजनेस में जाना जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे में फर्म को क्या फ़ायदा होता है और क्यों जाना चाहेगी?
देखिए इसकी बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल भी दी जा सकती है, और बल्कि पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लें। होता क्या है कि बाज़ औक़ात फर्म ये देखती है कि जी एक हम जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, यानी पेरेंट फर्म जो है, जो मेन फर्म है, वो ये देख रही कि ऐसे सिचुएशन में ऑपरेट कर रहे हैं जहाँ पे अपनी मार्केट सैचुरेट हो गई है और रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन जो है वहाँ पर भी कुछ हमें नहीं नज़र आ रहा, तो फिर वो एक अनरिलेटेड मार्केट में जाते हैं जस्ट टू गेन सम मोर प्रॉफिट, या उस इंडस्ट्री में ज़्यादा पोटेंशियल है। अब ये थोड़ा रिस्की तो होता है, लेकिन बहरहाल व्हेन देयर इज़ नो रिस्क देयर इज़ नो गेन, राइट, नो पेन एंड नो गेन। अब फ़र्ज़ करें एक बैंक है और वो बैंक के जो उनकी अपनी चेन है पूरे मुल्क के अंदर, लेकिन वो अब देख रहे हैं कि जी बैंकिंग इंडस्ट्री में सैचुरेशन है फॉर एग्ज़ाम्पल, और कोई इतना लोग अब बैंकिंग की तरफ नहीं आ रहे, या उसमें फ़ायदा नहीं है, तो वो लेट सपोज कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में चले जाते हैं। अब ये बिल्कुल अलग है उसके से, और उसका इसके साथ कोई इतना लिंक नहीं है, अनरिलेटेड है, और उनको लग रहा है क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है जी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, यहाँ पे पोटेंशियल है। सो पेरेंट फर्म मस्ट हैव एन एक्सीलेंट टॉप मैनेजमेंट टीम। इसके लिए एक्सीलेंट टॉप मैनेजमेंट हो, ज़बरदस्त टीम हो जो ऑर्गेनाइज करे, मोटिवेट करे एंड डेलीगेट करे, क्या करे, उस टीम को जो नया बिज़नेस में जा रही है और कंट्रोल करे इफ़ेक्टिवली। ये बड़ा रिस्की काम होता है, लेकिन बहरहाल ये कुछ फर्म्स इस पर जाती हैं। रिस्की इसलिए होता है कि आप नई इंडस्ट्री है, नई मार्केट है, नए लोग हैं, नया सिस्टम है, नहीं मालूम आपको, आप सिर्फ स्टडीज़ के ऊपर जो है वो आपने जो डाटा कलेक्ट किया है उसकी बेस पे आपने डिसीजन लिया, तो उनके लिए नई डेवलप, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज़ तो बैंकिंग में थी ना, जो मेरी एग्जांपल के मुताबिक, तो दूसरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में तो एक्सपर्टीज़ नहीं थी, तो वहाँ से आप जब नए लोगों से मिलते हैं, नए जॉइंट वेंचर्स करते हैं या वहाँ पे जाके बिज़नेस करते हैं, तो इसके लिए एक्सीलेंट टॉप मैनेजमेंट, अच्छी टीम जो उनको ऑर्गेनाइज़ करे, मोटिवेट करे और अच्छे से कंट्रोल कर पाएँ। किन सूरतों में करते हैं जी? जब हमें लगे कि उससे हमें हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, जब एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री में ग्रोथ ना हो या कम हो, या जो प्रेजेंट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है उनको किसी तरह हम इस्तेमाल कर सकें, इवन अनरिलेटेड के अंदर भी। तो जैसे मैंने कहा अगर लेट्स सपोज कंस्ट्रक्शन है तो हम देखें अपने बैंक के ब्रांचेस तो बनाते ही हैं, तो चलो अपनी ब्रांचेस भी बनाएंगे और लोगों के लिए भी बनाएंगे, तो ये काइंड ऑफ थोड़ी सी इंटीग्रेशन भी हो जाएगी। और इसी तरह व्हेन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कैपिटल एंड मैनेजरियल, वही बात कि अगर उनके पास इतने पैसे भी हैं और इतनी मैनेजरियल एक्सपर्टीज़ भी हैं और इतने जो है रिसोर्स हैं, और इसी तरह व्हेन द फाइनेंशियल सिनर्जी बिटवीन द एक्वायर्ड एंड एक्वायरिंग फर्म, और ऐसी सूरत में कि जब कुछ पैसों का फ़ायदा हो रहा हो, यानी आप ऐसी इंडस्ट्री में के साथ डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं जो आपको कहीं ना कहीं ऐसा फ़ायदा दे रही है कि जिससे आपको कुछ पैसों में बचत हो रही है। जैसे मैंने कहा कि आप किसी से अपने जो है वो कंस्ट्रक्शन करवाते थे, बैंक जो ब्रांच नहीं बनती थी, तो अब वो आप खुद करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा हो रहा है। वो कंस्ट्रक्शन फार्म अगर आपने ख़रीद लिया है तो अब वो एक तरह की इंटीग्रेशन भी हो गई है, ठीक है। तो ये है जी रिलेटेड और अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा, एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन कर दूं, बाज़ लोगों को जो है क्वेश्चंस करते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि ऑन द स्पॉट जवाब दे दूं, लेकिन किसी वक्त मैं ट्रेनिंग्स में होता हूं, सेशंस में होता हूं, और मेरी कुछ दीगर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, तो मोस्टली ट्रेनिंग्स होती हैं, एम्प्लॉयज़ रिलेटेड ट्रेनिंग्स हैं, और कुछ टॉक्स होती हैं, सेशंस होती हैं मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में जाके या मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन में जाके, तो मैं उस वक्त जवाब नहीं दे सकता। और तो बाद में जब बाज़ वक़्त ऐसे होता है कि इतने मैसेजेस आ जाते हैं व्हाट्सएप पे, तो वो कहीं नीचे चला जाता है। तो काइंडली अगर आपको 1-2 दिन तक अगर आपके मैसेज का या क्वेश्चन का रिप्लाई या ईमेल का रिप्लाई नहीं आया, तो आप मुझे एक रिमाइंडर दे दिया करें, और घर में बैठे अंदाज़ा ना लगाएं कि जी सर तो कहते तो हैं और फिर जी पूछ लिया करो, जब पूछते हैं तो फिर जवाब नहीं देते। तो मेरी कोशिश बहरहाल होती है कि मैं जवाब दे दूँ। और एक और बात कि बाज़ वक़्त ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिनका ख़ुद मुझे भी नहीं मालूम होता, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी लिमिटेशंस हैं, तो आई समटाइम्स सीक गाइडेंस फ्रॉम अदर्स, या नेट पे सर्च करके या किसी से पूछ के, तो मेरी कोशिश होती है कि फिर मैं तो उस पर थोड़ा सा बाज़ों का टाइम लग जाता है। तो घबराया ना करें, इंशाल्लाह आपको जवाब ज़रूर मिलेगा, थोड़ी देर हो सकती है लेकिन इंशाल्लाह आपको जवाब आपके सवालों का ज़रूर मिलेगा। तो बाकी आप बुक्स पढ़ें, आप ख़ुद भी नेट पर सर्च करें, और अगर मेरा कोई एक्सप्लेन किया हुआ कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि ये गलत है तो फिर ज़रूर बताया करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि गलत एक्सप्लेनेशन चली जाए नेट पे और उससे लोगों को मज़ीद प्रॉब्लम हो। तो कोई, बल्कि मैं तो कहता हूँ मेरे चैनल पे ही कमेंट कर दें ताकि सबको पता चल जाए कि ये बात जो है ये गलत एक्सप्लेन हुई है, और इसको ऐसे करके ठीक कर लें ताकि सारे उसको ठीक कर लें समेत मेरे। आप लोगों का जी बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहें, और मेरे लाइक और कोई खिदमत हो तो आप बता सकते हैं जी। थैंक यू वेरी मच। हाँ, मेरे लिए कर सकते हैं कि आपको अच्छी लगी वीडियो तो बाकी दोस्तों से भी शेयर करें। थैंक यू।